इंसान पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष में कई मिशंस भेजता आया है। अंतरिक्ष में भेजे गए मिशन में खतरे और नुकसान की संभावना तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उसमें इंसानों को धरती से बाहर भेजा जाता है। हम इंसानों की गणनाएं कितनी ही सटीक क्यों न हो, अंतरिक्ष में भेजे गए इंसानी मिशन में गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है और ये गड़बड़ इतनी बड़ी भी हो सकती है कि इसकी कीमत उन अंतरिक्ष यात्रियों की जान देकर चुकानी पड़े। हालांकि इंसान अभी चांद के अलावा किसी दूसरे पिंड या ग्रह पर नहीं गया है, पर भविष्य में हमने अपने पड़ोसी ग्रह मंगल पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्पेस एक्स कंपनी का दावा है कि वह 2026 तक मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेज देगी। ये मिशन जितना ज्यादा बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह तक जाते जाते कुछ भी हो सकता है। हालांकि ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन बाहरी अंतरिक्ष के खतरों को देखते हुए उस मिशन में भेजे गए अंतरिक्ष यात्री मर भी सकते हैं, जो कि बहुत ही दुखद घटना होगी। सोचिए, अगर दर्जनों की संख्या में गए अंतरिक्ष यात्री मंगल पर पहुंचते पहुंचते मौत के मुंह में समा जाते हैं और मंगल पर उतरता है तो सिर्फ जला हुआ धातु का डब्बा, जिससे बाहर निकलकर कई इंसानी लाशें मंगल की जमीन पर बिखर जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बेहद अनोखे हालात पैदा होंगे, वो हालात जिन्होंने वर्तमान समय में वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या एक मरा हुआ अंतरिक्ष यात्री किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की नींव रख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, और एक मरा हुआ अंतरिक्ष यात्री किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की नींव कैसे रख सकता है। चलिए इससे पहले एक अहम बात जान लेते हैं। अगर आपका मानना है कि धरती पर इंसानों का राज चलता है तो आप गलत हैं। इस धरती पर जीवों की एक दूसरी प्रजाति राज करती है। यहां तक कि हम इंसानों का जीवन भी काफी हद तक उन्हीं पर निर्भर है। वो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं, मेरे शरीर में, आपके शरीर में भी। यहां तक कि हमारी धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर वे मौजूद ना हो। जी हाँ, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव इस धरती पर हर जगह मौजूद हैं। ये उस वक्त से यहाँ पर हैं जब हमारी धरती जन्म ले रही थी, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर जीवन का इतना जटिल रूप विकसित हो पाया। जहाँ एक तरफ ये सूक्ष्म जीव धरती पर करोड़ों सालों से राज करते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने खुद को एक अलग ही स्तर पर विकसित कर लिया है, इतना कि कुछ दुर्लभ जीवाणु दुनिया की किसी भी चीज को खा सकते हैं। यहाँ तक कि धातु यानी मेटल भी इनका भोजन बन सकती है। वे ऐसे माहौल में जिंदा रह सकते हैं जो आमतौर पर जीवन के लिए बेहद खतरनाक और अयोग्य माने जाते हैं। तपते रेगिस्तान में जमा देने वाली बर्फ में, धरती के अंदर या फिर समुद्र की गहराई में, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के कठोर और मुश्किल माहौल में भी इन्हें फलते फूलते देखा गया है। अगर कहीं ये सूक्ष्म जीव इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दें तो हम पूरी तरह से इनके रहमो करम पर निर्भर होंगे। बिना हथियार उठाए ही ये पूरी की पूरी मानव जाति को खत्म करने का दम रखते हैं, और एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये इंसानों को पहले ही हरा चुके हैं। मानव जाति आज कई तरह की लाइलाज बीमारी से हार मान चुकी है, जो इन्हीं सूक्ष्म जीवों की देन है। हम इन पर पार नहीं पा सकते क्योंकि ये हमारे शरीर में हर जगह मौजूद हैं। दूसरी भाषा में कहें तो हमारा शरीर इनके घर जैसा है जिसमें ये फलते फूलते हैं। जीवाणु हमारे दिमाग, दिल, फेफड़ों और हर अंग का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने और हमें बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे जीवाणु भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। इन्हीं की वजह से हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं,
जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इंसान का शरीर बहुत ही जटिल संरचना है, जिसमें जाने वाला हर तरह का भोजन अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है, जहां इन जीवाणुओं की एक अहम भूमिका है। हम जो भी खाना खाते हैं, ये जीवाणु ही उसमें से जरूरी तत्वों को अलग करके हमारे पूरे शरीर में भेजते हैं, जिनकी हमें जरूरत होती है, और उन्हीं की वजह से हम अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं। माना जाता है कि एक वयस्क इंसान के अंदर 100 खरब से भी ज्यादा एक कोशिकीय जीव मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों में मतभेद भी है, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंसान के अंदर मौजूद ये सूक्ष्म जीव अरबों की संख्या में नहीं है। इसलिए आइए इनकी संख्या 100 खरब न मानकर केवल 10 खरब मान लेते हैं, जिसमें इनकी अलग अलग तरह की सैकड़ों या हजारों प्रजाति शामिल हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद मैं आपसे फिर से वही सवाल करता हूं कि क्या एक मरे हुए अंतरिक्ष यात्री का शव सुदूर अंतरिक्ष में या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की शुरुआत कर सकता है? क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, हमारे शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीव हमारे साथ ही रहेंगे। भले ही हमारा शरीर सैद्धांतिक तौर पर मरा हुआ समझा जाए, लेकिन ये सूक्ष्म जीव तब भी नहीं मरेंगे। आखिरी वक्त पर आकर भी चंद जीवाणु या विषाणु ऐसे होंगे जो बंजर अंतरिक्ष में भी आराम से फल फूल रहे होंगे। चलिए अब कल्पना करते हैं कि हमारा एक अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन में दुर्घटना होने से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर गिरता है। हालांकि ये कल्पना बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके लिए हमारे अंतरिक्ष यात्री को सबसे पहले उस ग्रह के वायुमंडल से बचना होगा, क्योंकि वह दूसरे ग्रह के वातावरण में प्रवेश करेगा तो उसका शरीर उसके स्पेस सूट के साथ जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन हमारी कल्पना का कोई अंत नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह हमारी अंतरिक्ष यात्री का शव किसी अनजान ग्रह में खुद को बिना नुकसान पहुंचाए प्रवेश कर जाता है और सतह पर आकर गिरता है। तब उसके शरीर में मौजूद अरबों और खरबों सूक्ष्म जीवों में से कुछ जीव ही सही, पर क्या वे वहां के अनजान वातावरण में जीवित रह पाएंगे? जवाब है हाँ। हमें नहीं पता कि ये अनजान ग्रह हमें कैसा वातावरण देगा। हो सकता है कि वहां जीवन के लायक किसी तरह का कोई भी माहौल मौजूद ना हो। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि इन सूक्ष्म जीवों की खूबी अपने आप में अनोखी है। ये ऐसे वातावरण में जिंदा रह सकते हैं जहां हम इंसान पल भर में मर जाएंगे। उदाहरण के लिए एनारोबिक माइक्रोब के जीवन पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि इस जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तक की जरूरत नहीं होती, और यहाँ तो इनकी हजारों अलग अलग प्रजाति मौजूद हैं। हालांकि किसी अंतरिक्ष यात्री के किसी दूसरे ग्रह पर मर जाने से वहां बचने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या काफी कम होगी। इसलिए मिशन में जितने ज्यादा यात्री होंगे, इन जीवों के बचने की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अब भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की नींव रखने वाले इन जीवों को भेज पाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंतरिक्षयान को उस ग्रह में प्रवेश करके उसकी सतह पर टकराने के बाद टूटकर बिखरना होगा, जिससे कि अंतरिक्ष यात्रियों की लाशें बाहर आ सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो यान में बंद सारी लाशें किसी काम की नहीं होंगी, क्योंकि वह बाहरी वातावरण से संपर्क में नहीं आ पाएंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सोचिए कि उन लाशों में खरबों की संख्या में मौजूद सूक्ष्म जीवों में से कुछ जिंदा बच जाएं और वहां के स्थानीय वातावरण में घुल मिल जाएं। अगर वहां के हालात और भी बेहतर होंगे तो ये सूक्ष्म जीव खुद को और ज्यादा विकसित कर पाएंगे। इस पूरी कल्पना से हमें कुछ उम्मीदें तो जरूर नजर आती हैं, लेकिन इसके सच होने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इन सभी घटनाओं का एक साथ होना नामुमकिन है। लेकिन हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। अगर ये विचार आपको एक कोरी कल्पना लगता है
तो जरा धरती के इतिहास पर नजर डालिए, क्योंकि हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत आज से करोड़ों साल पहले सूक्ष्म जीवों ने ही की थी, जो बाहरी अंतरिक्ष से आए थे। और आज हमारे सामने ये धरती लाखों करोड़ों तरह के जीवों के साथ एक हरे भरे ग्रह के रूप में मौजूद है। सोचिए कि हमारे भेजे गए मिशन का फेल होना उस ग्रह के लिए वरदान साबित हो। मानते हैं कि ये एक दिन में नहीं होगा और न ही एक साल में, बल्कि ऐसे जीवन को पनपने और विकसित होने में कई करोड़ साल लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जरा सोचिए कि वहां पर विकसित हुआ जीवन और वहां के जीव आखिर किस तरह के होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।